पत्नी के 7 साल बाद अगले चैप्टर का टाइटल। 7 साल बाद रविवार की एक सुबह, घर के अंदर का माहौल। किचन से आवाज आती है, उठ जाओ दोनों, बहुत देर हो गई है। पर कोई रिस्पॉन्स ना पाकर दोनों के दोनों 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं। माना एक तो बच्चा है पर दूसरे की भी समझ नहीं है। उठ जाओ दोनों, और बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाते हैं। आदि, पापा उठ जाइए ना, मम्मी बड़े गुस्से में है आज। पर वो मस्त खर्राटे मारता हुआ सोता रहता है। आदि, पापा आप ना डांट सुनिएगा, और आपकी वजह से ना मैं भी डांट सुन लूंगा। मैं चला नहाने, और फटाफट उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुलता है। श्रुति, उठ भी जाइए ना, आप देखिए 10 बज गए हैं, और चाय साइड में रख देती है। वीर अलसाते हुए, आज संडे है और अभी सिर्फ 10 बजे हैं, और श्रुति को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रुति, छोड़िए वीर, आदि आ जाएगा। वीर, क्या यार आप ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रहे। श्रुति, अच्छा जी, और वीर के नजदीक जाने लगती है। दोनों का चेहरा बिल्कुल पास होता है कि तभी वीर बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए आदि की श्रुति झट से साइड होती है और बाथरूम की तरफ देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। वीर जोर से हंसने लगता है। श्रुति उसे पिलो लेकर मारने लगती है। श्रुति बोली, सच कह रही हूँ वीर, मुझे आदि से ज्यादा परेशान आप करते हो। इसे बिना एक बार डांट दो तो शांत हो जाता है, पर आप नहीं। और उस पर पिलो फेंकने लगती है। कुछ देर बाद आदि भी टॉवल लपेट कर बाहर आता है और दोनों के साथ खेलने लगता है। इसी बीच वीर उसका टाल खोल देता है और उसे लेकर बाथरूम चला जाता है। श्रुति, ये आदि ना कार्बन कॉपी है, और मुस्कुराकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वीर और आदि दोनों बाहर आते हैं और तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर चले जाते हैं। तीनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वीर आदि के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। वक्त ने मरहम लगाया, और जब से आदि इनकी जिंदगी में आया, इनकी जिंदगी बदल चुकी थी, और खास करके श्रुति की। जो श्रुति हमेशा खुश रहती थी, वो बैंगलोर आने के बाद बदल चुकी थी। पर आदित्य के जन्म के बाद ये सब बदल गया। आज भी श्रुति के कई दिन सबकी याद में सिसकते हुए बीतते हैं, और वीर भी ये बात जानता है। पर उसने कभी ना तो किसी का जिक्र किया श्रुति के सामने, और जब श्रुति ने जिक्र किया तो उसने हमेशा बात बदल दी। इधर श्रुति कुछ देर बाद आकर दोनों के साथ बैठ जाती है। आदि बोला, मम्मा आज बाहर चले गई घूमने। श्रुति, नो आदि। आदि, पापा आप ही कहो ना, बड़े दिन हो गए। श्रुति, बड़े दिन? आदि, हम पिछले संडे भी पूरे दिन बाहर ही थे। आदि, वही तो मम्मा, 7 दिन हो गए इस बात को। वीर, मैं एग्री करता हूं आदि के साथ, और दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। श्रुति, दोनों ना एक जैसे हो, और वीर आप इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो। श्रुति गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वीर, चैम तूने दिला दिया ना गुस्सा। आदि, सॉरी पापा। वीर, अरे कोई नहीं, मैं मना लूंगा, तू बस देखता जा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों किचन में जाते हैं, जहां पर आदि काफी सारा सामान इधर उधर फैला देता है। वीर बोला, चैम तू आराम से बैठ, मैं कर रहा हूं ना। आदि, नहीं पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। वीर, बेटा तू मदद नहीं कर रहा है, तू सामान इधर उधर फैला रहा है। इसी बीच श्रुति आती है। ये क्या कर रहे हो दोनों? आदि, मम्मा हम लंच बना रहे हैं। श्रुति सर पर हाथ रखकर, फिर आप दोनों ये लंच बना रहे हो? किचन की हालत तो देखो। वीर, श्रुति ये सब आदि ने किया है। आदि सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। श्रुति फिर उसके पास जाती है और उसे बड़े प्यार से, कोई बात नहीं आदि, मैं ठीक कर दूंगी, आप आराम से बैठो हॉल में। आदि वहां से चला जाता है। श्रुति, और ये आप क्या कर रहे हो? वीर, यार मैंने थोड़ी ना किया है, ये सब आपके लाडले ने किया है। श्रुति, फिर वो तो बच्चा है, पर आप तो उसके साथ उससे भी छोटे बच्चे बन जाते हो। वीर, अच्छा जी, ये नाइंसाफी क्यों? उसे तो आपने कुछ नहीं कहा। श्रुति, अच्छा ठीक है, आप जाओ यहां से, जितना काम नहीं किया उतना बिगाड़ दिया आपने। वीर, अच्छा आप गुस्सा मत हो, अभी सही कर देते हैं। श्रुति, आप हटो। फिर वीर और श्रुति मिलकर वहां सफाई करते हैं। वीर फिर श्रुति को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों पर आ रहे उसके बाल को हटाते हुए बोला, कितने सुंदर लग रहे हो आप, और आपकी नाक पर जो ये गुस्सा है ना। श्रुति, वीर छोड़ो, आदि आ जाएगा। वीर, अरे सुनिए ना मैडम। और श्रुति के पास जाता है कि तभी उसका फोन बज पड़ता है, और श्रुति वहां से मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। वीर अपनी दुनिया में खुश था, बहुत खुश था। वीर, श्रुति और आदि अपनी एक छोटी सी दुनिया उन लोगों ने बसाई थी,
और यही अब उसके खुश रहने की वजह थी। वीर ने कभी भी किसी का जिक्र आदि से नहीं किया। इधर बैंगलोर आने के बाद श्रुति ने जॉब शुरू किया था और जब आदि का जन्म हुआ उसके बाद दोनों ने आपस में बात की थी कि किसी एक को तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, और फिर दोनों मिलकर इस डिसीजन पर पहुंचे कि श्रुति कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेगी और फिर वापस ज्वाइन करेगी। पर जैसे जैसे आदि बड़ा होता गया श्रुति ने अपनी दुनिया इन्हीं दोनों की इर्द गिर्द बसा ली। पर काम के प्यार की वजह से जिस भी वक्त आदि स्कूल होता उस वक्त वो ऑनलाइन फ्रीलांसर का काम करती थी और बाकी वक्त वो आदि और वीर के संग बिताती। वीर ने तो कभी आदि के सामने किसी का ना तो कोई जिक्र किया और ना ही कभी श्रुति के साथ किसी के बारे में कुछ डिस्कस किया। पर आदि के स्कूल से आने के बाद श्रुति कई बार आदि को अपने साथ बिठाती और अपने शादी की और बाकी फोटोज दिखाती, सबके बारे में बताती। रोहित और वीर की दोस्ती के किस्से, श्रुति, संजना, कविता और राजीव के किस्से, साक्षी, वीर और रजनी दीदी के प्यार के बारे में सब बातें उसे बताती और आदि भी सुनकर बड़ा खुश होता। और कई बार श्रुति से जिद भी करता कि उन सबके पास जाना है, सबसे मिलना है, और श्रुति हर बार ये कहकर टाल देती थी कि जल्दी ही सबसे मिलेंगे वो। बाकी सबकी जिंदगी भी बदल चुकी थी। रोहित की एक प्यारी सी बेटी आराध्या थी और वीर के जाने के बाद कुछ वक्त तो दिल्ली में रहा वो और फिर वापस अपने गांव आकर यहाँ अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा। राजीव, संजना और नयन तीनों उस दिन के बाद वापस कभी इंडिया नहीं आए और राजीव संजना की भी एक प्यारी सी बेटी है रिया। साक्षी, शिवानी और कविता तीनों की शादी हो चुकी है और राजीव संजना इनकी शादी में भी नहीं आए, सिर्फ नयन आया था। साक्षी, रजनी, कविता सभी गांव आए थे क्योंकि बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब थी। राम, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, देखिए इन पर दवा का कुछ असर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खुद जीना नहीं चाहते हैं। राम, बस भैया को देखता रहता है। डॉक्टर, देखिए मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं और यकीन मानिए वीर के आते ही इनके अंदर जीने की लालसा फिर से जाग जाएगी, तो क्या पता ये ठीक हो जाए। राम, उसकी कोई खबर ही नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर, कैसे भी उस तक सब बातें पहुंचा दीजिए, वो खुद ही दौड़ता हुआ आ जाएगा। राम जी, कोशिश करते हैं, और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इधर बाकी सब बस इन्हीं कोशिशों में लगे रहते हैं कि कैसे भी ये ठीक हो जाए। इसी बीच रोहित आता है और राम उसे सारी बातें बता देता है। रोहित मन में बोला, फिर तू वापस आ जा भाई, देखिए यहाँ क्या से क्या हो गया, अपने बड़े पापा के लिए वापस आ जा। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है। भाई आप क्यों रो रहे हो, अब चुप हो जाओ। रोहित, अब नहीं होता यार, 7 साल बीत चुके हैं, उसके बिना 7 दिन नहीं रहा जाता था, और देख साक्षी यहां सब बदल गया है, पर फिर भी वो नहीं आया। साक्षी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों फिर बड़े पापा के पास जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, क्योंकि पिछले 7 साल में वो हंसना भूल चुके हैं। रोहित उस दिन सनी को फोन करता है। बोला, क्या हाल है भाई? सनी, बढ़िया, तू बता। रोहित, मैं भी ठीक, और बता कुछ पता चला क्या? सनी, नहीं यार। मन में बोला, माफ कर दे यार, झूठ बोल रहा हूं। रोहित, यार अब कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ बड़े पापा इतने बीमार है ना, और डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। सनी, क्या हुआ उन्हें? रोहित उन्हें सारी बात बता देता है। अपनों की याद, अगले चैप्टर का टाइटल। सनी मन में बोला, क्या किया जाए, वीर से तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि उसे कितनी बार कह चुका हूं, पर उसने तो जैसे अपना मुंह ही मोड़ लिया हो इन सबसे। क्या किया जाए? हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि श्रुति ही है जो उसे समझा सकती है। अगले दिन। सनी, कैसी है श्रुति? श्रुति, ठीक हो, तुम बताओ। सनी, मैं भी बहुत बढ़िया, और हमारा श्याम कैसा है? श्रुति, बहुत अच्छा है, बस सोते हुए चैन रहता है, बाकी वक्त पूरा घर अपने सर पर उठाकर रखता है। सनी, अच्छा सुन, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। श्रुति, क्या हुआ, गांव में सब ठीक है ना? सनी, नहीं, बड़े पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी बॉडी पर किसी दवाई का असर नहीं हो रहा, शायद वो खुद भी जीना नहीं चाहते कि वो ठीक हो। श्रुति, किसी और डॉक्टर? सनी, यार क्या किसी और डॉक्टर, वीर के घर छोड़ने के बाद तो बस उनकी सांसें चल रही हैं बस, बाकी तो उन्होंने जीना कब का छोड़ दिया है। श्रुति, यार मैं कह कहकर थक चुकी हूं, पर इस बार इनकी एक नहीं सुननी है। सनी, कोशिश कर यार,
फिर कुछ देर बाकी सबके बारे में श्रुति बात करती है और फोन रख देती है। पिछले 7 साल में सनी इकलौता इंसान था जिससे श्रुति और वीर कांटेक्ट में थे और उसके थ्रू ही उन्हें सब बातें पता चलती थी। जिस दिन श्रुति को साक्षी, सुरभि और कविता की शादी के बारे में पता चला वो खूब रोई थी और वीर से लड़ाई भी की, पर उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने खुद को पत्थर दिल बना लिया था। श्रुति मन में, फिर आखिर क्या वजह है जो आप इतने नाराज हो गए हो कि खुद को पत्थर बना लिया है? जिस साक्षी पर आप जान छिड़कते थे, चाचू और बड़े पापा का एक बार रास्ता रोका था तो उन्हें आपने बर्बाद कर दिया था, और आज उनके नाम से भी कतराते हो। पर अब नहीं वीर, इससे पहले कि आप पूरी जिंदगी खुद के फैसले पर पछताते रहो, आपको वापस चलना पड़ेगा वीर। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये गलत फैसला पूरी उम्र आपको अफसोस में डाल दे। शाम के वक्त वीर ऑफिस से घर आता है। उस वक्त आदि बाहर खेलने गया था। वीर, कैसे हो? श्रुति, ठीक हूं, और चाय बनाती है। दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं। श्रुति बोली, वीर मुझे गांव जाना है। वीर, क्या मतलब? श्रुति, वीर मुझे गांव जाना है। वीर, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं श्रुति, और अब मुझे कोई बात नहीं करनी। श्रुति, वीर मैं भी मजाक की मूड में नहीं हूं। मुझे सॉरी, हम सबको गांव जाना है। वीर उठकर जाने लगता है कि श्रुति उसके सामने आ जाती है। श्रुति बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हो वीर? वीर कुछ नहीं बोलता। श्रुति, वीर इतने भी पत्थर दिल मत बनो। वीर, बार बार एक ही बात रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है श्रुति, एक बार कह दिया तो कह दिया। और श्रुति को साइड करके अपने रूम में चला जाता है। रात के वक्त आदित्य डिनर करके जल्दी सो जाता है और वीर भी ऑफिस के काम निपटा कर बाहर डिनर करने आता है। श्रुति वीर को खाना सर्व करती है पर खुद के लिए नहीं। वीर, आप भी खा लो। श्रुति, नहीं भूख नहीं है मुझे। वीर कुछ नहीं बोलता और खुद भी खाने के टेबल से उठ जाता है। श्रुति, क्या समझ रखा है खुद को? फिर वो खाना लेकर जाती है पर वीर मना कर देता है और लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। श्रुति भी गुस्से में वहां से आदि के पास जाकर लेट जाती है पर उसे नींद नहीं आती और वो खिड़की के पास खड़ी होकर पूरी रात रोती रहती है और पुराने दिनों को याद करती है कि कैसे वीर अपने परिवार के लिए जान तक देने को तैयार था, पर आज देख लो उसके नाम से भी दूर भागता है। वहीं वीर, जिसे भी नींद नहीं आ रही थी, नींद की दवाई लेता है और थोड़ी देर में वो नींद की आगोश में होता है। अगले दिन वीर सुबह तैयार होता है और श्रुति से बिना कोई बात की ऑफिस के लिए निकल जाता है। उस दिन वो रात को देर से घर आता है। श्रुति गेट ओपन करती है। वीर, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। वीर बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। वहीं श्रुति आती है कुछ देर बाद खाना लेकर। वीर, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूं, भूख नहीं है। श्रुति, देख रहा है कितना खाकर आए हो आप, खाने पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? वीर कुछ नहीं बोलता। श्रुति, वीर कुछ ना बोलने से कोई फायदा नहीं है, बात कर लीजिए, सब सही हो जाएगा, यूं सवालों से मत भागिए। वीर, श्रुति, बार बार बहस करने से ना कोई फायदा नहीं है, ना तो वक्त है और ना ही मैं चाहता हूं ऐसा हो। श्रुति, आखिर बात क्या है, सच्चाई बता क्यों नहीं देते? वीर मुस्कुराते हुए बोला, सच? सच आप सुन नहीं पाओगे, बड़ा घिनौना है सच। और हंसते हुए वो वहां से निकलकर आदि के पास जाता है। थोड़ी देर वो आदि के पास लेट जाता है। कुछ देर बाद श्रुति भी आदि के पास आती है पर वीर वहां से तुरंत ही उठकर अंदर कमरे में चला जाता है और नींद की दवाई लेकर सो जाता है। अगले दिन भी वीर उठकर बिना बताए ऑफिस निकल जाता है। रात को लौटने के बाद श्रुति खाना गर्म करके अंदर आती है, तब तक वीर गहरी नींद में जा चुका होता है और जब श्रुति की नजर नींद की दवाई की तरफ जाती है तो खुद को ही कोसने लगती है। जब वीर और श्रुति बैंगलोर आए थे तो याद है श्रुति को वीर की कई रातें करवटें बदलते हुए बीत जाती थी, या फिर नींद में जाने के बाद बुरे सपने देखकर झट से जाग उठता था और फिर उसने नींद की दवाई लेनी शुरू कर दी थी। पर धीरे धीरे श्रुति ने उसकी आदत छुड़वा दी थी। श्रुति भी उसके बगल में लेट जाती है। अगली सुबह वीर के उठने के बाद श्रुति उससे सॉरी बोलती है और वीर भी सॉरी बोलता है। श्रुति, वीर आज छुट्टी कर लीजिए ना, कहीं बाहर चलते हैं। वीर, ठीक है। पूरे दिन तीनों घूमते फिरते हैं, अपना वक्त निकाल देते हैं। वीर और श्रुति की एक दूसरे से लड़ाई भी होती तो दोनों बड़ी जल्दी मान भी जाते और अपनी सारी लड़ाइयां भूलकर फिर एक हो जाते। शाम के वक्त श्रुति, वीर एक बात बोलूं? वीर, गांव जाने के अलावा कुछ भी? श्रुति वीर का हाथ पकड़कर, वीर बड़े पापा बहुत बीमार हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। ये शब्द वीर पर किसी आघात की तरह थे और पिछले 7 सालों में पहली बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं और रोते हुए वो सनी को फोन करके सारी बातें जानता है। वीर फोन काटने के बाद हैरान परेशान होकर बैठ जाता है।
उसकी आंखों में आंसू थे। श्रुति फिर उसके पास बैठ जाती है। वीर चुप हो जाइए, रोने से कोई फायदा नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है, चलिए चलते हैं। वीर चुप बैठा रहता है। श्रुति फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। वीर चलिए चलते हैं। वीर बोला, पता है श्रुति, बड़े पापा ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कभी भी उन्होंने हमें डांटा नहीं और हमेशा ही सबसे ज्यादा प्यार दिया। कभी बाप के प्यार की कमी खलने ही नहीं दी। हर कदम पर वो मेरे साथ खड़े थे और मेरे भी हमेशा ये बात दिमाग में रही कि कुछ भी हो जाए, बड़े पापा का साया मेरे सर के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। कुछ भी गलत तब नहीं हो सकता। जब भी मैं खुश होता ना, तो मेरी खुशी से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। मेरी हर जीत को उन्होंने मुझसे ज्यादा सेलिब्रेट किया। हमेशा मुझसे कहते थे कि उन्हें गर्व है मुझ पर, हमेशा बेटा ही माना मुझे। और फिर रोने लगता है। श्रुति, वीर तभी तो कह रही हूं कि अभी देर नहीं हुई है, चलते हैं। वीर मन में बोला, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहां जाने के बाद कोई श्रुति से कुछ बोल ना दे, क्या करूं। और वो अपने ही दिमाग में एक लड़ाई लड़ रहा था कि क्या उसे वापस जाना चाहिए या नहीं। वक्त मिलन का अगले चैप्टर का टाइटल, वीर। क्या करूं, ऐसा ना हो कहीं कि रीमा आंटी या अंजना आंटी कुछ बोल दे श्रुति को। बाकी सबके सवालों के क्या जवाब दूंगा, क्या करूं। श्रुति, वीर क्या सोच रहे हो, चलो। जो भी गलतफहमी हो या जो भी कारण है ना जाने का, वो बड़े पापा के आगे कुछ भी नहीं है। वीर कहीं आपका ये गलत फैसला आपको जिंदगी भर के लिए अफसोस में ना छोड़ दे। वीर मन में, सही कह रही है श्रुति, जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। वीर, श्रुति, अब और देर नहीं, जल्दी सामान पैक कर लीजिए। वीर फिर उसी रात की पटना की टिकट्स बुक करता है और तीनों निकल पड़ते हैं फिर एक बार अपने गांव के लिए। सुबह के वक्त तीनों पटना पहुंचते हैं और वहां से गाड़ी बुक करके गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते में आदित्य, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। श्रुति, सबसे मिलने। आप कहते थे ना हमेशा कि कब जाएंगे हम अपने गांव, तो आज ही सबसे मिलेंगे। आदित्य खुश हो जाता है। वीर वहीं पूरे रास्ते आंखें बंद करके अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। जब गांव के आसपास पहुंचते हैं तो वीर सभी चीजों को बड़े गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी के साथ परेशानी भी झलक रही थी। श्रुति वीर का हाथ पकड़ लेती है। श्रुति, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वीर बस सर हिला देता है। दोपहर के वक्त तीनों घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी से उतरते हैं और वीर बड़े भारी कदमों से अंदर दालान की तरफ जाता है। बड़े पापा दालान पर ही बेड पर लेटे हैं और दक्ष और प्रिया, साक्षी और रवि की बेटी, पास में ही खेल रहे थे कि वीर, श्रुति और आदि अंदर आते हैं। जैसे ही बड़े पापा की नजर वीर पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो उठने को होते हैं, पर वीर दौड़कर जाकर उनसे गले मिल जाता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों ही बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। दोनों को ही बाकी किसी की फिक्र नहीं होती। बड़े पापा, वीर कहाँ थे अब तक, अपने बड़े पापा से भी दूर हो गए। वीर पहले उनके आंसू साफ करता है और बोला, हमने आपसे कहा था ना कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आपने वो नहीं किया ना। बड़े पापा, हमारा ख्याल रखने वाले हमसे दूर हो गया था तो। वीर, बस अब चुप हो जाइए आप। बड़े पापा फिर एक बार वीर के गले लग जाते हैं। श्रुति और आदित्य खड़े होकर बस ये दृश्य देख रहे थे। श्रुति की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आदित्य बस पहले अपनी माँ को फिर अपने पापा को बड़े हैरानी से देखता है कि वो दोनों इतने रो क्यों रहे हैं। इधर दक्ष दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है। दक्ष प्रीति से, मम्मा एक अंकल आंटी और बच्चा आए हैं और ताऊजी उन अंकल से गले मिलकर रो रहे हैं। साक्षी, रजनी और प्रीति को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता और तीनों दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ वीर ही है। तीनों जब दालान पर आते हैं तो वीर श्रुति को देखकर उनको ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। साक्षी जाकर श्रुति के गले लगती है और सबकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। फिर रजनी और प्रीति भी आकर श्रुति के गले लग जाते हैं। चारों एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहते हैं। वहीं वीर और बड़े पापा दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों गले लगे रहते हैं। साक्षी फिर श्रुति को अंदर लेकर जाती है जहां कविता और बड़ी मां से मिलते हैं। साक्षी, श्रुति सिर्फ सर हिला देती है। साक्षी जाकर आदित्य को गले लगाती है। साक्षी, मैं। आदित्य, हाँ आप हैं साक्षी बुआ, ये है रजनी बुआ, ये है कविता बुआ और आप हैं बड़ी दादी। और फिर प्रीति की तरफ इशारा करके, आप हैं
हमारी बड़ी माँ। फिर आदित्य सबके पांव छूता है और हमें आदित्य प्रताप सिंह। सभी की आंखों में आंसू होते हैं और आदि की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। सभी उसे गले लगाकर ढेर सारा प्यार करते हैं। फिर श्रुति पिया से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। श्रुति, पीहू कहाँ पर है? साक्षी, पीहू वीर के कमरे में पड़ी है, उसे उसके मामू के अलावा कोई चाहिए ही नहीं। साक्षी, और ये दक्ष और ये प्रिया मेरी बेटी। श्रुति जाकर दोनों को गले लगा लेती है। दक्ष, आप भाभी है ना? श्रुति सर हिला देती है। हमें जानती हैं आप? दक्ष, हाँ, आपकी बहुत सारी फोटोज देखी हैं हमने भैया के साथ, और माँ से सिर्फ आपके बारे में, भैया के बारे में सुना है। पिया, मामी? श्रुति फिर उसे गले से लगा लेती है। श्रुति, दोनों कितने प्यारे हैं। और साक्षी, ये पिया तो बिल्कुल तुझ पर गई है। साक्षी आंखों में आंसू लेकर बस सर हिला देती है। उधर दालान पर राम दवाइयां लेकर आते हैं और जैसे ही वीर को देखते हैं दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। राम, बड़ी देर कर दी वीर आने में, अपनों से ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? वीर कुछ नहीं बोलता, बस गले लगे रहता है। फिर वो अपने आंसू साफ करता है और बड़े पापा के पास जाकर बैठ जाता है। वीर, बड़े पापा आप अपना फटाफट से उठ जाइए। और ये क्या, हमने कहा था ना कि आप अपना ख्याल रखेंगे, पर फिर भी आपने अपने बेटे की बात नहीं मानेंगे। बड़े पापा, अब हमारा वीर आ गया है ना, अब हम ठीक हो जाएंगे। और उनके चेहरे पर हंसी होती है और राम ये देखकर बहुत खुश था। कुछ देर तीनों बैठकर बातों में लगे रहते हैं। राम, वीर अंदर जाओ, बाकी सबसे मिल लो। बड़े पापा, हाँ जाओ। वीर फिर उठकर अंदर की तरफ जाता है। पहले वो बड़ी माँ के पांव छूता है और उनके गले लग जाता है। फिर वो रजनी की तरफ बढ़ता है। रजनी, सॉरी वीर, तू ये रिश्ता पहले ही खत्म कर चुका है, तो प्लीज ये दिखावा मत कर। वो साक्षी और कविता तीनों वहां से चले जाते हैं और आदि को अपने साथ ले जाते हैं। वीर फिर प्रीति चाची के पास जाता है। वीर, आप ही नाराज हो? प्रीति, नहीं वीर, पर आपने गलत किया। वीर उनके गले लग जाता है। प्रीति, अच्छा छोड़ो, ये है पिया। वीर, साक्षी की बेटी, और उसे गले से लगा लेता है। वीर, चाची देखो, ये तो बिल्कुल आपकी अपनी छुटकी की तरह है, बस गुस्सा उसकी तरह मत होना। और फिर दक्ष के गले लग जाता है। भैया आप कहाँ थे अब तक? वीर, बस बेटा, थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। दक्ष, भैया अब आप हमारे साथ रहेंगे ना? पिया, और नहीं तो क्या, मामू अब हमारे साथ ही रहेंगे, है ना मामू? वीर बस सर हाँ में हिला देता है और दोनों को गले लगा लेता है। वीर, चाची राजीव सब कहाँ पर है, और पीहू? चाची, पीहू आपके कमरे में हमेशा वहीं रहती है। वीर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और गेट नॉक करता है। पीहू, कौन है? वीर, अब जब गेट ही नहीं खोलोगे तो पता कैसे चलेगा? पीहू, मामू, और गेट ओपन करके उसे गले लगा लेती है। वीर, कैसा है मेरा पीहू? पीहू, आपसे नाराज है बस। वीर, सॉरी ना बेटा, माफ कर दो ना अपने मामू को। पीहू, सोचेंगे बाद में। वीर, अच्छा फिर ठीक है, और मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है? पीहू, आपको पता भी है 7 साल बीत चुके हैं और आप कह रहे हो कितना बड़ा हो गया है। मामू, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। वीर, हमने भी आप सबको बहुत मिस किया। फिर दोनों बाहर की तरफ आते हैं। वहां प्रिया आकर श्रुति के गले मिलती है और दोनों को आराध्या से मिलवाती है। फिर वो वीर के भी गले लगती है। प्रिया, क्यों चले गए थे सब छोड़कर? आपके बिना ना हम सब बहुत अकेला फील कर रहे थे। इसी बीच रोहित आता है, जो कि बड़े पापा के पास बैठकर उनसे बात करता है। अंदर आकर वो पहले श्रुति से और आदित्य से मिलता है। रोहित, श्रुति ये बिल्कुल तुझ पर गया है, और हाँ बेटा अपने पापा की तरह मत बनना। और उसके बाद गुस्से में वीर की तरफ देखता है। जैसे ही वीर उसे गले लगाने को आगे बढ़ता है, रोहित उसे बीच में ही रोक देता है। लंबा अरसा, अगले चैप्टर का टाइटल। जैसे ही वीर रोहित को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, रोहित उसे बीच में रोक देता है। 1 2 3 4, उसके गाल पर 4 चांटे खींच कर मार देता है। वीर अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, अब तो गले लग जा मेरे भाई। रोहित, दूर है वीर, मैं ना तेरा दोस्त हूं ना तेरा भाई। ये सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुझे बता सकूं कि जो तूने मुझ पर एहसान किए हैं ना, उसका कर्ज मैंने चुका दिया है। तूने जो भी जिम्मेदारी दी थी, देख ले मैंने उसे पूरा किया। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। वीर आंखों में आंसू लेकर बोला, तू तो ऐसा मत बोले यार। रोहित हंसकर वहां से जाने लगता है। श्रुति, रोहित रुक जाता है। श्रुति बोली, हमसे भी नाराज है तू?
रोहित उसके पास आकर बोला, नहीं तुझसे कैसी नाराजगी। श्रुति, चाय तो पी ले साथ बैठकर। रोहित, तुझे आज तक मना किया है क्या? और फिर वो श्रुति के साथ बैठकर बातों में लग जाता है। कुछ देर बाद चाय आ जाती है और जैसे ही वीर चाय की पहली सिप लेता है उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वीर मन में सोचा, कितना भी गुस्सा हो जा साक्षी तू, पर तुझे आज भी याद है कि मेरी चाय में अदरक ज्यादा और मीठा कम पड़ता है। फिर वो चाय खत्म करके बाहर बड़े पापा के पास चला जाता है। कविता बोली, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने राजीव को फोन किया था और कल शाम तक वो भी आ जाएगा। मम्मी पापा, संजय अंकल और अंजना आंटी भी कल सुबह ही पहुंच जाएंगे, पर राजीव ने कहा कि कोई भी पापा या संजय अंकल से कुछ नहीं कहेगा, यहां तक कि वीर और श्रुति का जिक्र भी नहीं करेगा। साक्षी, क्यों? कविता, बस राजीव ने मना किया है इसलिए, और ना ही वीर के सामने कोई उन सबके आने का जिक्र करेगा। सभी बस हाँ में सर हिला देते हैं। रोहित और प्रिया काफी देर तक श्रुति के संग बातों में लगे रहते हैं। आखिरकार 7 साल बाद जो मिले थे। साक्षी, बस अब राजीव भैया और भाभी आ जाएं तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। सभी शाम तक बातों में लगे रहते हैं। श्रुति रोहित और प्रिया को डिनर के लिए रोक लेती है और सभी साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद प्रिया और रोहित श्रुति से विदा लेकर चले जाते हैं। प्रिया जाते हुए वीर से मिलती है पर रोहित उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वीर उस पूरी रात छत पर ही जाकर बैठा रहता है और वहीं उसे नींद भी आ जाती है। वहीं रजनी, साक्षी और श्रुति एक साथ थे। रजनी बोली, श्रुति ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक साथ सब छोड़कर चले गए? श्रुति, सच कहूं तो दी मुझे आज तक नहीं पता चला। मनाली के बाद हम सीधे बैंगलोर गए और जब वहां पहुंच गए तब उन्होंने मुझसे मेरा फोन लिया और सब डिलीट कर दिया और फिर अपनी कसम दी कि किसी से भी कोई बात नहीं करो। खूब रोई मैं, लड़ाई भी की, यहां तक कि महीने भर बात भी नहीं की, पर इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और यहां आने के लिए कितनी भी लड़ाइयां हुई, फिर भी जब बड़े पापा के बारे में बताया तब जाकर आए हैं यहां। साक्षी, आखिर ऐसा क्या हो गया? रजनी बोली, छोड़िए तो यही बताएगा। श्रुति, हाँ दी, मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। रजनी, ये तरह ध्यान रखता था कि नहीं? श्रुति, दी ध्यान सच कहूं तो आप लोगों की कमी नहीं करने दी इन्होंने। पता है जब आदित्य का जन्म होने वाला था ना, तो ये 1 साल तक घर से ही काम करते रहे। मुझे बेड तक से नहीं उतरने देते थे किसी काम के लिए। साथ में योगा करना और डॉक्टर के पास जाना, वक्त पर दवाई देना। जो डॉक्टर ने मुझसे कहा था ना खाने को, खुद भी वही खाते थे। और जब हॉस्पिटल में थी ना, तो जो नर्स थी ना, जितनी बार भी वो बाहर जाती उससे एक ही बात, श्रुति कैसी है, एक बार मिलवा दीजिए। और यहां तक कि डॉक्टर से कह दिया कि उन्हें भी मेरे साथ ही रहना है। दी इतना ध्यान रखा और इतना प्यार दिया ना कि सच कहूं तो जब सामने होते थे ना तो किसी की याद ही नहीं आती थी। माँ का प्यार, एक दोस्त का प्यार, सब दिया इन्होंने। रजनी, चल शुक्र है कुछ तो इसने अच्छा किया। काफी देर तक तीनों बातों में लगे रहते हैं। अगली सुबह वीर उठकर बड़े पापा को अपने साथ लेता है और घर से बाहर आसपास दोनों घूमने लगते हैं। सभी देखकर खुश भी थे और थोड़े हैरान भी कि वीर ने आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया। सुबह करीब 10 बजे देव, रीमा, अंजना और संजय जी भी आते हैं और जैसे ही रीमा और अंजना जी की नजर वीर और श्रुति पर जाती है, उनको तो मानो सांप सूंघ जाता है और दोनों बस एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं। वहीं वीर पूरे दिन बड़े पापा के संग बैठा रहता है और बस उनसे बातों में लगा रहता है। वो पूरे दिन में एक बार भी बाकी किसी से कोई बात नहीं करता। शाम के वक्त राजीव, संजना, रिया और नयन आते हैं। राजीव सबसे पहले बड़े पापा से मिलता है, वहां वीर से कोई बात नहीं करता और अंदर की तरफ चला जाता है। नयन आकर सबसे पहले बड़े पापा के पांव छूता है और फिर वीर के। वीर, कैसे हो नयन? नयन बोला, ठीक हो भैया। आपने ऐसा क्यों किया भैया? वीर कुछ नहीं बोलता, बस नयन को गले से लगा लेता है। नयन, भैया ये है रिया। वीर उसे गोद में उठा लेता है। राजीव अंदर जाकर सबसे पहले श्रुति से मिलता है और फिर बाकी सबसे भी मिलता है। सिर्फ रीमा जी और अंजना जी को छोड़कर उनकी तरफ देखता भी नहीं है। और सब ये देखकर हैरान थे कि राजीव अपनी मां से क्यों नहीं मिला। राजीव बोला, यार श्रुति कहां चली गई थी तू? बहुत मिस किया तुझे यार। श्रुति, मैंने भी बहुत मिस किया तुम लोगों को यार। इसी बीच वीर रिया को गोद में लेकर अंदर आ जाता है। फिर राजीव वीर को लेकर अंदर आता है और उसके साथ उसको कमरे में ले जाता है। वीर, कैसा है भाई? राजीव, जिंदा हूं, दिख भी रहा है तुझे? वीर, यार कैसी बात कर रहा है? राजीव, कैसी बातें छोड़, जितनी जल्दी हो जाए सबको सच्चाई बता दे। मैं 3 से 4 दिन वेट करूंगा,
तब तक बड़े पापा की भी तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर मैं सबको बताऊंगा। उससे पहले तू बता देगा तो अच्छा रहेगा। वीर, मुझे नहीं पता किस बारे में तू बात कर रहा है। राजीव, ठीक है फिर इंतजार कर। राजीव वहां से चला जाता है। 3 से 4 दिन अगले वीर अपना पूरा वक्त बड़े पापा के साथ बिताता है और उनके संग घूमना, उन्हें वॉक पर ले जाना, उनको दवाइयां टाइम पर देना, और इसका असर उनकी हेल्थ पर दिख रहा था और बड़ी तेजी से वो रिकवर कर रहे थे। वीर, जो कि यहां आने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था, रात के वक्त जाकर नदी किनारे बैठ जाता है और रोहित के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करने लगता है। फिर वो सिगरेट निकालकर जला लेता है और काफी रात तक वहीं बैठा उन्हीं लम्हों को फिर से जी रहा था जो उसके दिल में घर करके बैठे थे। काफी रात तक वो वहां बैठा रहता है और अंत में घर वापस आता है और छत पर जाकर सो जाता है। अगले दिन सभी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जब सभी उठते हैं ना तो प्रिया और रोहित आते हैं। साक्षी, भैया थोड़ी देर कर दिया आने में, वरना साथ ही नाश्ता कर लेते। रोहित, अरे कोई बात नहीं छुटकी। राजीव, आप सब आंगन में आ जाइए। रीमा और अंजना, जिनके चेहरे पर तो 12 बज जाते हैं, संजना फिर भी सभी बच्चों को पीहू के साथ बिठा देती है और उन्हें सभी बच्चों का ध्यान रखने को कहते हैं। राजीव, तो साक्षी और रजनी दी, आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है ना वीर पर, और शायद इसकी हरकतों की वजह से इससे नफरत भी हो रही होगी। दोनों कुछ नहीं बोलते। रोहित, हाँ, क्योंकि किसने काम ही ऐसा किया है। राजीव, कभी जानने की कोशिश की कि क्यों किया इसने। रोहित, इसने बताना सही समझा ही नहीं। राजीव, और जब ये आया तो किसी ने नहीं पूछा ना इस बारे में, इनफैक्ट तुम सब तो इससे मिले भी नहीं। वीर चुपचाप चेहरे पर बिना किसी भाव के अब तक बैठा था। वीर, अभी छोड़ ना यार, रहने दे, क्यों बेफिजूल की बात कर रहा है, जो हो गया हो गया, अब आ गया ना मैं वापस, क्यों पुरानी बात को रेत रहा है। राजीव, तू ना वीर चुप बैठ, बड़ा रोहित ने सिर्फ 4 चांटे मारे थे, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वीर चुप हो जाता है। राजीव फिर अपने पापा की तरफ मुड़ता है। राजीव बोला, पापा सिर्फ आपकी नफरत ने इसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ आप हो वजह। देव, फालतू की बातें मत करो, हमने क्या किया। राजीव, बताते हैं। और फिर संजय जी की तरफ जाकर, अंकल काश आपने सही वक्त पर सही कदम उठाया होता। संजय जी, हमने क्या किया राजीव। राजीव बोला, तो सुनिए, वीर के और श्रुति के घर छोड़ जाने की वजह मेरे पापा की दूसरी पत्नी मिसेस रीमा और श्रुति की सौतेली मां अंजना आंटी हैं। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और रीमा और अंजना अपना सर झुकाकर खड़े थे। सच का सामना, अगले चैप्टर का टाइटल। राजीव बोला, रीमा जी और अंजना आंटी ने, इन दोनों को पहले ही श्रुति और वीर के बारे में पता चल चुका था और इस बात का फायदा उठाकर मिसेस रीमा के कहने पर अंजना आंटी ने संजय अंकल को भड़काना शुरू कर दिया कि वीर एक क्रिमिनल है और उसका खतरनाक लोगों के साथ उठना बैठना है, अल्कोहलिक है, कई सारे केसेस चल रहे हैं इस पर और न जाने क्या क्या। इसका असर ये हुआ कि मेरी और रोहित की सगाई के बाद जब श्रुति ने अपने पापा से बात की दोनों की सगाई के बारे में, तो उन्होंने बिना कोई वजह बताए साफ मना कर दिया। उसके बाद ये दोनों भी पागल अपने पापा का सिर दूसरों के सामने ना झुके अलग हो गए। श्रुति ने तो कैसे भी खुद को संभाल लिया, पर फिर वो इस वजह से ड्रग्स और जाने क्या क्या लेने लगा, यानी कि दोनों का प्लान सक्सेसफुल। रोहित, तो इसमें दोनों को घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, हो तो गई उसके बाद दोनों की शादी। राजीव, रुक मेरे भाई, अभी तो कहानी आधी है, इसके बाद तो इन दोनों का असली खेल शुरू हुआ। रोहित, क्या मतलब। राजीव बोला, तो उसके बाद वीर हमारी शादी में आया, वहां उसकी हालातों से हर कोई वाकिफ था, तो वहां से दोनों के प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। वहां पर इन दोनों ने एक फोटोग्राफर हायर किया जिसने कई सारी फोटोज वीर की खींची, जिसमें वो हैश और वीड वगैरह पी रहा है। इसके बाद ये वापस जर्मनी निकल गया और अंजना जी संजय अंकल को वीर के फेवर में करने लगी। वहां उन्होंने ये बात कही कि रीमा जी से उन्होंने बात की और उनकी कुछ गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई, और कहते हैं ना कि संजय जी जो वीर को पहले ही पसंद करते थे और उन्होंने श्रुति की हालात देखे, दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए। उसके बाद इन दोनों ने बड़ी चालाकी से वीर को अपने पास बुलाया और वीर के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि वीर अपनी सारी प्रॉपर्टी मिसेस रीमा के नाम कर देगा और दूसरी वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर वीर के होश उड़ गए थे और वीर वहां से वापस आने लगा। फिर अंजना आंटी ने वीर से कहा कि अगर
श्रुति की शादी उससे ना हो पाई तो वो मर जाएगी, और जब श्रुति ने पापा से बात की थी तो उन्होंने ही मना करवाया था। वीर, जिसे श्रुति से इतना प्यार मिला था, उसके पांव रुक गए और वो दोनों के पांव में गिर गया। पर इन्होंने तो कसम खा रखी थी वीर को सबसे दूर करने की, और फिर वीर को भी इनके आगे झुकना पड़ा। और याद है साक्षी, तुझे अपनी सगाई से पहले कि 1 वीक के लिए ही ऑफिस के काम से बाहर गया था। उस वक्त ये अपने लॉयर के पास गया था और बेंगलोर गया था ब्रोकर से बात करने के लिए, घर के लिए। हद तो तब हो गई जब इन दोनों ने सगाई से जस्ट पहले वीर के सामने उनकी फोटोज रखी और उसे फिर एक बार धमकाया, और अंततः वीर ने शादी के बाद घर छोड़ दिया। सबके चेहरे पर रीमा और अंजना जी के लिए गुस्सा और नफरत थी। वहीं पर वीर शांत बिना किसी भाव के बैठा रहा। देव, बस एक बात रीमा, आखिर मैंने इसे कौन सा ऐसा हक दे दिया कि तुम्हें इससे इतनी नफरत हो गई? कभी इसे अपना बेटा भी नहीं माना, और तुमने, मुझे शर्म आ रही है तुम पर और खुद पर भी, और नफरत है तुमसे। संजय जी, आपने साबित कर दिया कि सौतेली मां आखिर सौतेली होती है। रीमा, वाह वीर वाह, कर दिया ना हमको सबकी नजरों में गलत साबित। यही चाहते थे ना तुम कि देव उसे एक चांटा खींच कर मार देते हैं। रीमा बोली, आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे नफरत है तुमसे वीर, और तुम्हारी अच्छाई से भी। आखिर हो तो इस घर में नाजायज ना। देव फिर उसे एक चांटा मार देते हैं। रीमा, सुनो वीर, तुम इस घर पर पड़े उस धब्बे की तरह हो जिसने इस घर को बर्बाद कर रखा है। नाजायज हो तुम। बड़े पापा, देव, इससे पहले कि हम में से कोई अपना आपा खो दे, इन्हें चुप करवा दे। देव फिर रीमा को चुप करवाते हैं। राजीव, वीर एक बार सबसे बात तो कर लेता मेरे भाई। रोहित, वीर इतना पराया कर दिया तूने हमें। वीर कुछ नहीं बोलता। देव, वीर माना हमने आपको कभी नहीं अपनाया और हमें अपने किए पर पछतावा है, पर एक बार बात कर लेते, क्या पता सब ठीक हो जाता। वीर हंसते हुए खड़ा होता है, बोला, वाह मिस्टर देव वाह, क्या पलटी मारी है आपने। खैर छोड़िए, हमें खुशी इस बात की है कि आपने हमें अपनाया नहीं, पर आपने हमारी औकात की बात की थी ना। पर देखिए, आपकी जायज पत्नी को हमारे पैसों का ऐसा लोभ हुआ कि इतना नीचे गिर गई कि थूक कर चाटना पड़ा। देव, अपने शब्दों पर लगाम दीजिए। वीर, सुनिए, शब्दों पर लगाम ही है, वरना यकीन कीजिए जितनी आपकी जायज पत्नी बोल गई ना, उस हिसाब से अब तक इनको जिंदा गाड़ चुका होता। देव, राजीव सुन रहे हो तुम्हारी माँ को क्या बोल रहा है? राजीव, सॉरी, मेरी माँ उसी दिन मर गई जिस दिन इन्होंने इतनी घटिया हरकत की, और आज से हमारे बाप भी मर गए हैं जो उनकी पैरवी कर रहे हैं। रीमा जी, नयन तुम तो देखो। नयन, क्या देखें, हमें भैया ने सब कुछ बता रखा था, और हम तो आप लोगों की शक्लें भी नहीं देखना चाहते थे, वो तो हमें भैया खींच कर ले आए। रीमा, जिसके दोनों बेटों ने उसे नकार दिया, ये ऐसा दर्द था जो वो सहन नहीं कर पा रही थी, और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर कोई भी उसके पास नहीं जाता है और देव उसे उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। वीर बोला, चलिए बड़े पापा, आप आराम कीजिए, छोड़िए इन बातों को। बड़े पापा, नहीं वीर, आज तक हमने आपकी हर बात मानी, पर आज आप एक बात बताइए, क्या आपने हमें इतना पराया कर दिया? वीर, बड़े पापा, बात आपकी नहीं है, और आपको कैसे पराया कर सकते हैं हम? पर एक बात बताइए, आपने शुरू से देखा है, चाहे बड़ी माँ का बिहेवियर हो या राजीव की माँ पापा का, क्या वो सब हम श्रुति या अपने बच्चों को भी सहन करने देते? आप ही बताइए। बड़े पापा फिर कुछ नहीं बोलते। साक्षी, भैया इनकी वजह से आपने हमें खुद से दूर कर दिया। वीर, माना साक्षी में गलत था, पर एक बात बता, यहां मेरे आने के बाद ही क्या कुछ बदल गया? पिछले 7 दिन से जितना तुम सब तड़पे हो उतना ही मैं भी तड़पा हूं, पर जब आया तो क्या हुआ? एक बार ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, और तो और तुम सबको शुरू से पता था, बावजूद इसके तुम सब राजीव की मां की बातों में आ गए, तो क्या समझूं बता? रोहित, सॉरी मेरे भाई, तुझ पर विश्वास नहीं किया, माफ कर दे। वीर, छोड़ मेरे भाई, रिलैक्स रह, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, और माफ कीजिएगा कि हमारी वजह से आप लोगों को इतनी दिक्कतें हुई, और आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आगे आप लोगों को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीर फिर वो बड़े पापा को लेकर वहां से निकल जाता है और उनको दवाइयां देता है। काफी देर तक वो उनके साथ बैठा रहता है। वीर, बड़े पापा हम जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, पर एक वादा चाहिए आपसे कि आप अब अपना ख्याल रखेंगे। बड़े पापा, वीर रुक जाइए ना हमारे साथ। वीर, नहीं बड़े पापा, अब और नहीं, हम टूट जाएंगे फिर एक बार अगर और रुकेंगे तो। बड़े पापा, ठीक है वीर, बस सदा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। वीर, बड़े पापा,
आप भी खुश रहना, और यकीन मानिए हम हर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर अगला जन्म हो तो आप मेरे पिता बने। बड़े पापा बस आप अपना अच्छे से ख्याल रखना और फिर हम भी खुश रहेंगे। बड़े पापा उसे गले से लगा लेते हैं। वीर, और ये बात किसी से मत कहिएगा अभी। बड़े पापा, ठीक है, और फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं आंगन में साक्षी, तू ही कुछ समझाना श्रुति भैया को। श्रुति, मैं क्या बोलूं इसे। रजनी, साक्षी सही कह रही है श्रुति, हम सबकी वजह से उससे इतनी तकलीफ हुई है, और अब नहीं, उसका जो भी फैसला होगा हमें मानना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आखिर हमारी माँ और चाची की वजह से उसने क्या क्या नहीं सहा, बचपन से लेकर आज तक, और पहली बार वो कुछ बोला है। रोहित, जा श्रुति, पहले वीर को संभाल, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। श्रुति फिर उठकर वीर के कमरे की तरफ निकल जाती है, और वहां वीर मस्त बच्चों के संग बच्चा बन गया था, और बिना कुछ दिमाग में लाए कि अभी अभी सब क्या हुआ, वो उनके संग रम गया था। श्रुति वहीं खड़ी खड़ी वीर की तरफ देख रही थी। श्रुति मन में बोली, वीर हमें भी माफ कर दीजिएगा, आप इतने दर्द से गुजर रहे थे और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हमें आपका साथ देना चाहिए था, पर हमने आपको परेशान किया। पर अब नहीं वीर, हमें आपका फैसला मंजूर है। सॉरी वीर। सॉरी वीर, अगले चैप्टर का टाइटल। देव अपने कमरे में खड़ा रीमा को दवाइयां देते हैं, और जब वो गहरी नींद में चली जाती है तो वो खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। देव, रीमा क्यों किया आपने ऐसा? ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? उनकी आंखों में आंसू होते हैं। देव, पता है आज तक हमने ये बात कभी नहीं कही तुमसे, पर जब हमारे पापा ने हमारी रावी से जब शादी करवाई थी तो हम बड़े गुस्से में थे और नफरत थी हमें रावी से, पर जाने ऐसा क्या हो गया था कि हम धीरे धीरे रावी से प्यार में पड़ गए, और फिर एक रात जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसके बाद हम दिल्ली गए तुमसे कहने की हमें प्यार नहीं है तुमसे, और तुम भी आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, पर वहां पर तुमने हमें कैसे भी रोक लिया। हमें प्यार हो गया था रावी से, और ये बात वो भी जानती थी। हम उससे वादा कर गए थे यहां से कि जल्दी वापस आएंगे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, और हमारी शादी हो गई आपसे। पता, जब वीर के जन्म के बाद पता चला था ना, तो हम बहुत खुश हुए थे और उसे दौड़कर अपनी गली से लगाना चाहते थे, पर यह सोचकर हमारे कदम रुक गए कि वहां रावी और वीर के पास सभी हैं, पर तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर जब हम गांव गए तो रावी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और हम उसे अपने किए की माफी भी नहीं मांग पाए, और वापस दिल्ली आ गए। पता है, 20 साल तक हमसे वीर दूर रहा था, और हमने हर पल उसे देखना चाहा, पर हर बार खुद को रोक लिया था। जब वो हमें पटना में मिला ना, भागकर उसे गले लगाना चाहते थे, पर एक बार सिर्फ, फिर तुम्हारी वजह से खुद को रोका हमने। काश हमने तुम्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दी होती तो उस बच्चे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमें भी बहुत प्यार है वीर से, पर हर बार खुद को रोका है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हारे मन में इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ जो इतनी नफरत हो गई तुम्हें उससे? तुमने हमसे जब भी बात की उसे नाजायज कहा, और हर बार हमें तकलीफ हुई, पर फिर भी सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से हम चुप रहे, और देखो हमारी चुप्पी ने सब बर्बाद कर दिया। हमें खुद पर शर्म आ रही थी, हम क्यों चुप रहे आज? रीमा, आपने बहुत गलत किया, इतना कि आप कुछ ठीक नहीं कर सकते हम, और उसका नतीजा ये है कि हमसे हमारे दोनों बेटे और बेटी दूर हो गए। वो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े रहते हैं। श्रुति गेट पर खड़ी बस वीर को निहार रही थी। पीहू बोले, आइए मामी बैठिए हमारे साथ। वीर, हाँ आओ श्रुति बैठो। श्रुति फिर आकर वीर के बगल में बैठ जाती है। रिया बोली, पता है चाची, चाचू हमें आज शाम में ना घुमाने ले जाएंगे। वीर, क्या रिया, आपने हमारा सीक्रेट बता दिया, हम नाराज हो जाएंगे आपसे। दक्ष, क्या तू भी ना रिया? पीहू, कोई बात नहीं दक्ष, अब शाम में चलेंगे ना मामू के साथ, तब तो पता चलेगा ही ना सबको, तो अभी पता चल जाए। वीर फिर सब बच्चों के संग बस हंसी मजाक करता रहता है। शाम के वक्त वीर बड़े पापा, नयन और बाकी सभी बच्चों को लेकर घूमने निकल पड़ता है। पूरी शाम वो बच्चों के संग ही बिताता है और ढेर सारी मस्ती करता है। बच्चे भी उसकी और बड़े दादाजी की कंपनी खूब एंजॉय कर रहे थे। वहीं घर पर रोहित बोला, कुछ बात हुई क्या वीर से? श्रुति, नहीं, वो बच्चों के संग बैठा था तो कुछ बात नहीं हो पाई। रोहित, ये इतना कैसे बदल गया? इस पर तुझे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
कि इसी बीच रीमा और अंजना जी बाहर आते हैं। रीमा, हाँ तुम लोग सोचते रहो उसके बारे में, वो तो खूब मजे कर रहा है। साक्षी, ये फिर आ गई यार, इनकी समझ में नहीं आती क्या बात। कविता, हम में से किसी को आपसे बात नहीं करनी है, प्लीज आप यहां से जाइए। रीमा, जाने ऐसा क्या जादू कर दिया है उस नाजायज लड़की ने तुम पर। अंजना, हाँ क्यों सोच रहे हो तुम उस सब के बारे में, जाने दो ना यार, दोनों को यहां से जाने दो। और श्रुति क्या करने आई है तू यहां पर, हम सबको खुश नहीं देख सकती क्या। जब तक हमारे घर में थी तो हमेशा हमें दुख दिया और तेरी वजह से हमारी खुशियों को नजर लग गई, और जब इस घर में आई है तो यहां भी वही किया। मनहूस है तू। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी बोली, खबरदार जो एक लफ्ज निकाला आपने अपनी जुबान से। कितनी गंदगी भरी पड़ी है आप लोगों के दिमाग में। रीमा, देख तो सही इस छोटी सी लड़की की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। इतनी पैरवी क्यों कर रही है वीर के, हैं? पैसों का लालच है, कर तो दिए उसने सारे पैसे तो तुझ पे खर्च, अब ये प्यार का दिखावा बंद कर देना। साक्षी उठकर रीमा जी के पास जाने लगती है, पर श्रुति उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। साक्षी, आप दोनों का ना मुंह तोड़ दूंगी मैं, बहुत बकवास कर दिया आप लोगों ने, समझ के रखा है खुद को। रजनी, देखिए हम कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, और ना ही आप दोनों की बात का हमें कोई फर्क पड़ता है। इससे पहले कि हम वीर के दिए हुए संस्कारों को भूल जाएं, आपसे कुछ गलत बोल जाए, प्लीज यहां से चले जाइए। रीमा हंसते हुए, सब में लालच भरा हुआ है, सिर्फ हम गलत नहीं है, सब उसके पैसों की वजह से उसके साथ हो। रोहित जो अब तक चुप था बोला, ठीक है तो दिक्कत क्या है, पैसों की वजह से ही उसके साथ कुछ और, इससे ज्यादा और सुनना है क्या आपको। फिर वो राजीव की तरफ मुड़कर बोलता है, राजीव मेरे भाई प्लीज अपनी माँ को यहां से दूर ले जा। राजीव बोला, रोहित एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तेरे, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है मेरे भाई, मैं अनाथ हूं, कोई रिश्ता नहीं है मेरा, और खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने इनकी कोख से जन्म लिया। और रोते हुए बैठ जाता है। अंजना, राजीव बेटा कैसी बात कर रहे हो, उस नाजायज लड़के के लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ रहे हो। प्रीति, देखिए आप लोग अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, सभी आपकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे। रीमा बोली, हाँ तू तो बोलेगी ही, क्योंकि वीर के यहां ना होने का मतलब है कि सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। इसी बीच बड़ी मां आकर रीमा को एक चाटा खींच कर मारती है। बड़ी मां बोली, बस रीमा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना, और उसे और अंजना को लेकर जबरदस्ती खींचकर एक कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद देव और संजय जी आते हैं और हॉल में आकर देव बोले, हमें माफ कर दीजिएगा आप लोग, और वीर से भी कहना हमें माफ कर दे। कोई कुछ नहीं बोलता। संजय जी बोले, श्रुति मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो, सब हमारी गलती है। पर श्रुति की आंखों में आंसू होते हैं और कुछ नहीं बोलती। संजय जी बोले, हम दोनों रीमा जी और अंजना जी को लेकर आप सब लोगों से दूर जा रहे हैं। हमने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था उनसे, और कैसे भी हो वो लोग, हमें उनका साथ देना होगा। बस आप सभी से निवेदन है कि माफ कर दीजिएगा हमें। और कुछ देर में ही दोनों रीमा और अंजना को लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं, और चारों हॉल में सबके पास इकट्ठे होते हैं कि तभी वीर बाकी सबके साथ वहां पर आ जाता है। अपॉलॉजी, अगले चैप्टर का टाइटल। कहानी अपने अंत की ओर जा रही है। अब वीर बाकी सबके साथ वहां पर आता है, बोला, कहां जा रहे हैं आप सब। संजय जी, बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना, हम जा रहे हैं। वीर, नहीं आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। रीमा, हाँ गया सबकी नजरों में फिर एक बार सही बनने, और ये दिखावा कितना अच्छा है। साक्षी राजीव से बोले, यार इनकी प्रॉब्लम क्या है, किसी के अंदर इतनी नफरत कैसे हो सकती है। राजीव कुछ नहीं बोलता। वीर, देखिए मुझे ना तो अच्छा बनने का कोई शौक है और ना ही खुद को सही दिखाने की कोई जरूरत, तो आप लोग प्लीज अंदर चलिए। देव बोला, नहीं अब नहीं, जितनी गलतियां कर चुके हैं हम, उस हिसाब से अब यहां रुकना डिजर्व नहीं करते। रीमा, आप खुद को दोष क्यों दे रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, इस घर में फालतू ये है, इसे जाना चाहिए यहां से। देव गुस्से में चीखते हुए बोले, चुप करो अब सब, बोले जा रहे हो, कभी तो अपनी जुबान पर लगाम दो। रीमा, हद है, कोई सच्चाई भी नहीं बोल सकता क्या इस घर में। देव, सच्चाई, सच्चाई सुनने की आपकी क्षमता नहीं है तो चुप बैठिए आप। वीर, बड़े पापा आप ही कहिए इन्हें रुक जाने को। बड़े साहब बोले, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, चलिए घर के अंदर। फिर सभी अंदर वापस आ जाते हैं। राजीव बोला,
कितना अच्छा जा रहे हैं सब, पता नहीं बड़े पापा ने क्यों रोक लिया इन्हें। और गुस्से में अंदर चला जाता है। वीर की नजर जब श्रुति पर जाती है तो बोला, क्या हुआ आपको? फिर किसी ने कुछ कहा क्या? श्रुति बस ना में सर हिला देती है। वीर उसे गले लगा लेता है। बोला, चुप हो जाओ और सॉरी, मेरी वजह से आपसे ये उल्टा बोल गए। श्रुति, आप कुछ मत बोलो प्लीज। वीर फिर श्रुति को चुप करवाता है। रात के वक्त बड़ी माँ, देव, रीमा, अंजना जी और संजय जी का खाना उनके रूम में पहुंचा देते हैं और बाकी सब बैठकर साथ डिनर करते हैं। उसके बाद वीर सभी बच्चों के पास जाता है और उनके संग कुछ वक्त बिताता है और उनके सो जाने के बाद श्रुति के पास जाता है। श्रुति अब तक जाग रही थी। वीर बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? श्रुति बस वीर से लिपट जाती है। क्या हुआ श्रुति? श्रुति बोली, वीर अब से मुझे एक भी पल के लिए छोड़ के नहीं जाओगे। वीर, सॉरी, वो मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा, अब नहीं जाऊंगा। श्रुति की आंखों में आंसू होते हैं जिन्हें वीर साफ करता है। पागल होके रो क्यों रहे हो आप? चुप हो जाओ और अब सो जाओ आप। श्रुति किसी छोटे बच्चे की तरह वीर की बाहों में सिमट जाती है। वीर भी उसके माथे पर किस करता है और उसके बगल में लेट जाता है। श्रुति उससे लिपटी रहती है। बोली, वीर। हाँ बोले। वीर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना सब कुछ हो गया? वीर, श्रुति छोड़िए उन सब बातों को। श्रुति, वीर इतना प्यार करते हो आप हमसे कि सब छोड़ दिया? वीर कुछ नहीं बोलता। श्रुति फिर वीर के माथे पर अपना माथा टिका देती है। बोली, फिर कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से? सच वीर, अगर 7 जन्मों की बात में सच्चाई है ना, तो यकीन मानिए हमें हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए वीर। मुझे भी। श्रुति फिर उसके होठों पर किस करती है और दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। सुबह के वक्त वीर की नींद जल्दी खुल जाती है। वीर उठकर श्रुति का कंबल ठीक करता है और फिर माथे पर किस करके छत की तरफ चला जाता है। छत पर उसे देव खड़े दिखते हैं तो वो वापस आने लगता है, पर देव उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेते हैं। वीर, आप इतनी सुबह? देव, हाँ वीर, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो नींद कहां आती है। वीर कुछ नहीं बोलता। देव, वीर हमें माफ कर देना। वीर, जी। देव, एक बात कहें? वीर, जी कहिए। तुम्हारी मां बहुत अच्छी थी और खुशी है इस बात की कि उसी के संस्कार तुम में आए हैं। वीर कुछ नहीं बोलता। देव बोले, वीर हमारी गलती थी कि हमने आपको अपनाया नहीं, पर हम मजबूर थे और आप वजह देख सकते हैं क्यों किया हमने ऐसा। वीर बोला, हमें खुशी है कि आपने हमें अपनाया नहीं, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते थे कि आप जैसे हम बनते। देव की आंखों में सुनकर आंसू आ जाते हैं। वीर, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। वीर, पर हम नहीं चाहते कि आपसे कोई रिश्ता हम रखें। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, हम अजनबी ही ठीक है। पर वीर, नहीं, ना तो कुछ हम कहना चाहते हैं और ना कुछ सुनना, क्योंकि जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तो आप नहीं थी यहां पर। अब नहीं, ना कोई रिश्ता और ना कुछ और। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे पिता किसी के ना हो, जो इतने सेल्फिश और मतलबी हो। ये कहकर वीर वहां से नीचे आने लगता है, पर श्रुति को सीढ़ियों के पास पाता है। गुड मॉर्निंग श्रुति, आप कब उठे? श्रुति, वीर माफ कर दीजिए ना अंकल को। वीर श्रुति का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाता है। वीर माफ कर दीजिए ना उन्हें। वीर उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ता है। श्रुति, अगर बात सिर्फ मेरी होती ना तो एक बार मैं सोचता भी, पर इनकी वजह से आपको सफर करना पड़ा है, हमारे परिवार को सफर करना पड़ा है, और उस इंसान को हम कभी माफ नहीं कर सकते। श्रुति, पर वो आपके पापा हैं। वीर, श्रुति, हमारे पापा तो पहले ही मर चुके हैं और वो हमारे क्या किसी के भी बाप बनने लायक नहीं है। श्रुति फिर एक बार कुछ कहना चाहती है, पर वीर उसे रोक देता है और दोनों फिर साथ में बाहर आते हैं। वीर सबके साथ बैठकर चाय पीता है और फिर श्रुति आदित्य को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में श्रुति बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? वीर, माँ पापा से मिलने। श्रुति फिर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद तीनों रोहित के घर पहुंचते हैं। राजवीर जी, वीर, और वीर उनके पांव छूता है और राजवीर जी उसे गले लगा लेते हैं। राजवीर जी बोले, वीर कहाँ थे अब तक आप? आज इस सीने को ठंडक मिली है, कब से अपने बेटे को सीने से लगाने को तरस गए थे। वीर, पापा हमने भी आपको बहुत मिस किया। इसी बीच आवाज आती है, कोई हमें तो भूल ही गया। वीर, हम अपनी माँ को भूल सकते हैं क्या?
और जाकर माँ के पांव छूता है और गले लग जाता है। वीर बोला, आदित्य ये हैं आपके बाबा और दादी माँ। दोनों आदित्य को गले लगा लेते हैं और फिर श्रुति उनसे आकर मिलती है और फिर सभी प्रिया से मिलते हैं। वीर, माँ रोहित कहाँ पर है? माँ, सो रहा है अब तक। वीर फिर उसके कमरे की तरफ जाता है और उसके कमरे में पहुंच जाता है। जाकर वो उसका कंबल खींच लेता है। रोहित अलसाते हुए बोला, यार प्रिया सोने दो ना यार। वीर, उठ जा साले, आदतें अभी भी नहीं सुधरी तेरी। रोहित हड़बड़ा कर उठता है। वीर, उठ जा साले, शक्ल क्या देख रहा है? रोहित फिर उसके गले लग जाता है। रोहित बोला, लग रहा है जनाब रास्ता भूल गए हैं। वीर, चल बकवास न कर, चाय पीते हैं। दोनों फिर नीचे आते हैं और सभी के साथ बैठकर चाय पीते हैं और हंसी मजाक में लगे रहते हैं। आराध्या वीर की गोद में होती है और आदित्य रोहित के साथ खेल रहा होता है। और फिर रोहित शिवानी की शादी की एल्बम लेकर आता है और वीर और श्रुति बड़े उत्साह से उसे देखते हैं। कुछ देर बाद वीर बोला, तो पापा हम निकलते हैं। राजवीर, बिल्कुल नहीं, एक तो हमारी बहू शादी के बाद पहली बार घर आई है, तो बिना लंच किए आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। वीर, पापा। राजवीर, बस कह दिया ना। वीर, ठीक है। फिर प्रिया, श्रुति और माँ किचन में चले जाते हैं और दोनों बच्चे अपने दादू के साथ खेलने लगते हैं। वीर और रोहित ऊपर कमरे में जाते हैं। रोहित बोला, सॉरी यार, तुझे गलत समझा। वीर, यार छोड़ ना, किन बातों में लगा है, कि पता क्या चल रहा है जिंदगी में। रोहित, ज्यादा कुछ नहीं, तेरे जाने के बाद कुछ वक्त दिल्ली में रहा और फिर वापस अपने गांव में आ गया। यहाँ पर पापा का बिजनेस संभालने लगा और राम चाचू की मदद करने लगा। वीर, थैंक यू यार, तूने सबका इतना ख्याल रखा। रोहित, पागल है क्या, कैसी बात कर रहा है, वो भी मेरी ही फैमिली है। वीर, ये तो है। रोहित, भाई अब आगे का क्या सोचा है तूने? वीर, ध्यान से सुन मेरी बात, और इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा तू। रोहित, अब डरा रहा है तू? वीर फिर उसे कुछ बातें बताता है। रोहित, पागल हो गया क्या तू? ऐसे ही कुछ समझ ले। रोहित, यार मत करना ऐसा। वीर, ये जरूरी है यार। रोहित फिर उसके गले लग जाता है। दोनों की ही आंखों में आंसू होते हैं। वीर फिर उसे चुप कराता है और फिर उसके साथ बाहर निकल पड़ता है। दोपहर के वक्त दोनों वापस आते हैं और सभी हंसी मजाक करते हुए लंच खत्म करते हैं। उसके बाद तीनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात के वक्त सभी साथ में डिनर करते हैं और फिर वीर श्रुति को सुलाकर छत पर चला जाता है। वीर वहां खड़ा बस ऊपर आसमान की तरफ निहार रहा था। फिर अपनी जेब से एक फोटो निकालता है। वीर, माँ हम सही कर रहे हैं ना? जा रहे हैं हम माँ, यहां से हमेशा हमेशा के लिए दूर। माँ काश आप साथ होते ना तो इतना कुछ नहीं होता। हम अपने परिवार से दूर नहीं होते। पता है माँ, कल वो आए थे और ढेर सारी बातें कह रहे थे, पर माँ हमने साफ साफ मना कर दिया उस रिश्ते को मानने से। माँ, हमने ठीक किया ना? उन्होंने जब हमें कभी नहीं अपनाया माँ और आपको हमसे छीन लिया, तो कैसे माफ कर देते उन्हें हम? आप बताइए। पता है आपको, यहाँ आने के बाद ना, यहाँ पर आपको हर पल हर वक्त अपने आसपास फील किया है मैंने। आप भी चलिए यहाँ से मेरे साथ, हम सब साथ रहेंगे। वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी देर तक अपनी माँ की फोटो लिए वहीं पर बैठा रहता है। काफी देर बाद वो नीचे उतरकर बड़े पापा के पास जाता है। दालान पर उनके पांव के पास बैठ जाता है। वीर मन में सोचने लगा, बड़े पापा हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। बड़े पापा, आप ना दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। आपका दिल बहुत साफ है और उसमें हम सबके लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ है, और वही संस्कार आपने हमें भी दिए हैं। पर बड़े पापा, अभी ना सबको आपकी जरूरत है। राजीव को दुनियादारी की समझ नहीं है, और दक्ष, बड़े पापा उसे तो आपके साई की जरूरत है, आपके दिए संस्कारों की जरूरत है। तो आप बस खुश रहिएगा, और जो हमें सिखाया है ना, बाकी सबको भी वही सिखाइएगा। वीर उनके पांव पकड़ लेता है और वहां नीचे बैठे बैठे ही सो जाता है। अगली सुबह, बड़े पापा, अरे वीर आप यहाँ? वीर उनके पांव छू लेता है। हाँ बड़े पापा, वो बस नींद आ गई थी। बड़े पापा फिर उसे गले से लगा लेते हैं और फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करने लगते हैं और आसपास में घूमने निकल जाते हैं। वीर पूरे रास्ते बड़े पापा से अपने बचपन के बारे में ही बात किए जा रहा था कि कैसे वो जब छोटा था तो बड़े पापा उसे अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते थे। हर बात उसकी सुनते थे और गलत होने पर उसे बड़े प्यार से समझाते थे। सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, किसी फिल्म की तरह।
और दोनों ही उसी यादों में गोते लगाते रहते हैं। इधर सुबह के वक्त रीमा उठकर चाय बनाती है और सबसे पहले राजीव और संजना का गेट नॉक करती है। संजना, आपने तकलीफ क्यों उठाई? हमें बता दिया होता, हम बना लेते। रीमा, कोई बात नहीं बेटा। इतने में राजीव, संजना मत पीना चाय, क्या पता उसमें जहर मिला हो। रीमा अंदर आती है। बेटा मैं तेरी मां हूं। राजीव हंसते हुए बोला, क्यों इस पवित्र शब्द को कलंकित कर रही हो आप? और वैसे भी यहां क्यों आई हैं आप? आपका बेटा और बहू दोनों मर चुके हैं। ये शब्द रीमा को बहुत चोट पहुंचाते हैं। रीमा आंखों में आंसू लेकर बोली, माफ कर दे बेटा अपनी इस मां को। राजीव, एक बार वीर आपको माफ भी कर दे, पर मैं कभी नहीं करूंगा। और प्लीज यहां से दूर जाइए, क्योंकि जितनी देर आप मेरे सामने, मुझे खुद से नफरत उतनी ज्यादा हो रही है। रीमा फिर वहां से रोती हुई चली जाती है। संजना फिर राजीव को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे ना बोले, वो उसकी मां है वो, पर उस पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर रीमा कविता और नयन के पास भी जाती है, पर उसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलता और वो पूरी तरह से टूट जाती है। देव, क्या हुआ आपको? रीमा, देखो ना देव, हमारे बच्चे ही हमसे रूठ गए हैं। देव फिर कुछ नहीं बोलते। रीमा रोते हुए वहीं लेट जाती है। इधर जब सुरभि को सारी बातें संजय जी से पता चलती हैं तो वो फोन करके अंजना जी को बहुत बुरा भला कहती है और उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। वो भी रोते हुए अपने कमरे में लेटी रहती है। शाम के वक्त वीर आज की शाम खुद किचन की तरफ आता है और सबके लिए डिनर बनाता है। सभी उसका ये बिहेवियर देखकर हैरान थे कि अभी पिछले दिनों में इतना कुछ हुआ और ये इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। डिनर बनाने के बाद वो सबको बुलाकर साथ बैठकर खाना खाता है और फिर रात के वक्त रोहित और राजीव उसे लेकर नदी की तरफ जाते हैं। वहां रोहित वीर की तरफ बियर की बोतल पड़ा देता है। वीर, नहीं यार, सब छोड़ दिया, बस कभी कभार सिगरेट पी लेता हूं। रोहित, भाई हमें भी छोड़े जमाना हो गया, तू आया है इसलिए ले आया। वीर, नहीं यार। रोहित, फिर तो हमने भी छोड़ दिए। वीर, तो फिर फेंक इसे, और दोनों के हाथ से बोतल लेकर वहीं उड़ेल देता है और बोतल साइड में रख देता है। रोहित, वीर एक बात कहूं? छोड़ देना जिद, रुक जा, सभी संग रहेंगे। राजीव, एक मिनट, क्या मतलब है तेरा? वीर फिर उसे सारी बातें बता देता है। राजीव बोला, नहीं वीर, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमारी क्या गलती है इन सब में? वीर, मेरे भाई गलती किसी की नहीं है, बस साला ये किस्मत है ना, बड़ी दगाबाज बन गई है। और यकीन मान, तुम सबसे दूर जरूर रहूंगा पर तुम सबको भूलूंगा नहीं। अपना सफर यहीं तक का था भाई, और अब इसके आगे रास्ते जुदा हो जाएंगे और ये आखिरी पड़ाव था जहां हमारे रास्ते मिले। राजीव, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात। वीर, एक बार, बस एक बार ईमानदारी से मेरी जगह खुद को रख, और फिर अगर कहेगा तो रुक जाऊंगा यही तुम्हारे साथ। राजीव और वीर दोनों चुप हो जाते हैं और फिर उसे गले लगा लेते हैं। तीनों काफी देर तक बैठकर बातों में लगे रहते और फिर घर जाते हैं। श्रुति अभी भी वीर का इंतजार कर रही थी। वीर, सोए नहीं अभी तक आप? श्रुति बस जाकर उसके गले लग जाती है। वीर, क्या हुआ? श्रुति बोली, हमें माफ कर दीजिए वीर, हमारी वजह से आपको इतना सहना पड़ा। वीर, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अब सारा सामान पैक कर लीजिए, सुबह हम हमेशा हमेशा के लिए ये गांव ये देश छोड़ देंगे। श्रुति, ठीक है, इस बार हम आपके हर फैसले में आपके संग हैं। वीर फिर उसे एक बार और गले लगा लेता है और फिर वो छत पर चला जाता है। सुबह के वक्त वीर नाश्ते की टेबल पर सबके साथ नाश्ता करता है और फिर सबसे कहता है कि वो शाम को निकल जाएगा। साक्षी, भैया सॉरी ना। वीर, पागल है क्या, सॉरी कैसी? और आज के बाद ये बोल भी मत लियो कि तेरी किसी चीज में गलती है। फिर उसके पास एक फोन आता है और वो बाहर चला जाता है कि कुछ देर में आएगा। वो लॉयर से मिलता है और सारे पेपर्स फिर से साइन कर देता है। वीर, तो आपको पता ही है क्या करना है, मेरे जाने के कुछ दिनों बाद ये सब आप सबके सामने रख देंगे। लॉयर, जी सर। वीर फिर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है, जहां पर अपना वक्त वो घर के सभी बाकी लोगों के साथ बिताता है। शाम के वक्त जब तीनों वहां से निकलने वाले होते हैं, वीर बोला, साक्षी फिर एक बार कह रहा हूं, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। तेरा भाई तुझसे बहुत बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। फिर वो रजनी से मिलता है। दी, आपने मां की तरह प्यार दिया है और आप बस खुश रहना और हमारी पीहू का ध्यान रखना। फिर वो रोहित से मिलता है। सुन रोहित, बस खुश रहा कर मेरे भाई, तुझसे तो मेरी सांसें चलती है मेरी जान। और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो राजीव से मिलता है। सुन राजीव, माफ कर दे यार मुझे भी,
और जाकर अपने माँ पापा से भी मिल लेना और यहां सबका ख्याल रखना। राजीव, सुन वीर, तेरी कमी यहां पूरी कभी नहीं कर पाऊंगा, पर यकीन मान अपनी आखिरी सांस तक सबका ध्यान रखूंगा। और कौन से माँ बाप की बात कर रहा है तू? वो दोनों ही मर चुके हैं मेरे तो। वीर, ऐसा नहीं बोलते। वीर फिर प्रीति चाची और चाचू के पास जाता है। आप दोनों को क्या ही कहूं, बस हमेशा खुश रहना दोनों, और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। दोनों उसे गले लगा लेते हैं। वीर बस उनके गले लगा रहता है और फिर वो कविता और बाकी बच्चों से भी मिलता है। इसी बीच बाकी चारों भी वहां पर आ जाते हैं। रीमा और अंजना वीर के पांव में गिरते हुए, हमें माफ कर दो वीर। वीर पीछे होता है और दोनों को उठाता है, पर कुछ नहीं बोलता। रीमा आंखों में आंसू लेकर बोली, हमें माफ कर दो वीर, हमारी आंखों पर लालच और नफरत का पर्दा पड़ा था। वीर, कोई बात नहीं। रीमा, प्लीज ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे वीर। वीर आगे बढ़ के पापा के पास बढ़ने लगता है। रीमा, तुम सभी को समझाओ ना, ऐसे क्यों जाने दे रहे हो ऐसे? कोई कुछ नहीं बोलता। सबकी आंखों में वीर से बिछड़ने का गम था और आंखों में आंसू थे कि यहां जो भी उसने सहा है वो उसे अब और नहीं सहना पड़ेगा। रीमा बोली, वीर ऐसे जाओगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, तू ही कुछ समझाना श्रुति इसे। वीर सारी बातें अनसुना करके बड़े पापा के पास जाता है और उनके पांव छूता है और बाहर दालन की तरफ बढ़ जाता है। रीमा, अंजना तू ही समझाना श्रुति को एक बार। अंजना, श्रुति रुक जाना बेटा। श्रुति बोली, एक बार पहले ही गलती कर चुकी हूं वीर पर विश्वास न करके, पर अब नहीं। अंजना, माफ कर दे बेटा हमें और रुक जा। पर आदित्य और श्रुति उनकी बातों को अनसुना करके सबसे गले मिलते हैं, पांव छूते हैं और सबसे विदा लेकर बाहर दालान की तरफ वीर के पास चले जाते हैं। रीमा और अंजना रोते रहते हैं घर में, और देव और संजय जी बस अपने फैसलों पर पछताते रहते हैं। बाकी सभी दालान तक आते हैं और उसके बाद श्रुति और वीर आदित्य के साथ हमेशा हमेशा के लिए निकल पड़ते हैं वहां से। वीर और श्रुति एक आखिरी बार पीछे मुड़कर घर की तरफ देखते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, फिर ना वापस लौट कर आने के लिए। गांव विदाई अगले चैप्टर का टाइटल। वीर और श्रुति आदित्य के साथ घर छोड़ देते हैं और तीनों निकल पड़ते हैं अमेरिका, अपने देश, अपने लोगों से दूर, बहुत दूर। जो वीर हमेशा रिश्तों से जुड़ा रहा, उसके लिए आसान नहीं था सबसे दूर जाना, पर कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और उसे सबको छोड़कर जाना पड़ा। वो निकल पड़ता है सनी के पास अमेरिका, जहां पर उसने अपने उसकी मौसी, मौसा, सनी और शिखा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहने को तो सरिता जी सिर्फ उसकी मौसी थी, पर वीर को वो सनी से भी ज्यादा प्यार करती थी। रावी, वीर की माँ, और सरिता दोनों दो जिसमें एक जान थे। और जब रावी की मौत हुई तो वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए थे, और उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि वीर उनके साथ आकर रहे, पर वीर हमेशा उन्हें बड़े प्यार से मना कर दिया करता था। अब जब वीर को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वो सनी से बात करके अमेरिका के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर यहाँ इंडिया में वो रहा तो सबसे ज्यादा वक्त दूर नहीं रह पाएगा, और सनी से कह दिया था कि वो किसी को भी उसके बारे में ना बताए। जब तीनों अमेरिका पहुंचते हैं तो वीर अपने लिए तुरंत ही जॉब ढूंढ लेता है, और उसकी खुशी तब दोगुनी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि श्रुति मां बनने वाली है। धीरे धीरे वो सभी गमों से उबरने लगता है और उसकी जिंदगी नई खुशियों से भर जाती है। 20 साल बाद जाने कब ये वक्त भी बीत जाता है। वो कहते हैं ना कि वक्त ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया, ये तो बस अपनी रफ्तार से निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। जो इसे ना समझे वो बस अफसोस करता है, और जो इससे कदम से कदम मिलाकर बढ़े उसके लिए ये सारे दरवाजे खोल देता है। नाश्ते की टेबल पर वीर बोला, आदित्य तो आज की मीटिंग में ही सब संभाल लेना, और हाँ, ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य, जी पापा आप चिंता मत करिए। श्रुति, ओहो, दोनों बाप बेटे को काम के अलावा भी कुछ सूझता है क्या? चुपचाप नाश्ता करो पहले। वीर, जी जैसा आपका हुक्म मेरी बेगम साहिबा। तीनों बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। वीर बोला, अरे हमारी परी कहाँ है? श्रुति, आपकी लाड प्यार ने ना उसे बिगाड़ दिया है, सो रही है अब तक। वीर, कोई बात नहीं, बच्ची है अभी। आदित्य, हाँ पापा, आपके लिए वो कभी बड़ी नहीं होगी, ग्रेजुएशन हो गई है उसकी, और अब वो इंडिया जाना चाहती है मास्टर्स के लिए। वीर, आदित्य मेरी पहले ही बात हो गई है, वो कहीं नहीं जाएगी। आदित्य, पापा दिक्कत क्या है? वीर,
बस अब बात नहीं करना चाहता इस बारे में। श्रुति बोली, हाँ वीर क्यों मना कर रहे हैं आप, जाने दीजिए ना। वीर फिर वहां से उठकर चला जाता है। श्रुति बोली, तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ इन्हें। आदित्य, माँ पापा क्यों मना कर रहे हैं, हमेशा उन्होंने अपने देश अपने वतन के बारे में बात की और वहां के संस्कार दिए हैं हमें, पर जब आप परी जाना चाहती है तो। श्रुति, मैं बात करती हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो और अपनी मीटिंग पर ध्यान दो बस। कुछ देर बाद आदित्य नाश्ता करके मीटिंग के लिए निकल जाता है। इधर वीर अपने कमरे में परेशान होकर चक्कर काट रहा था। श्रुति बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो इतने? वीर, कुछ नहीं। श्रुति, क्यों इतना डर रहे हो परी के इंडिया जाने के बारे में सोचकर? वीर, तीनों ना एक जैसे हो, कैसे भेज दूं अकेले उसे, वो भी इतनी दूर, एक अनजान देश में? श्रुति, वीर वो हमारा अपना देश है और अब परी कोई बच्ची नहीं रही है। वीर, क्या हो गया है आप दोनों को, अभी परी की उम्र ही कितनी हुई है? श्रुति, जनाब आपकी बच्ची 21 साल की हो गई है, उसको खुद ही फैसले लेने दीजिए अब, ठीक है ना? वीर कुछ नहीं बोलता। श्रुति बोली, पहले आप नाश्ता कीजिए फिर बात करते हैं। वीर, आते हैं हम बाद में नाश्ता करेंगे। और उठकर परी के कमरे की तरफ चला जाता है। परी गहरी नींद में सो रही थी। वीर, बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। परी, पापा अभी सोने दीजिए ना। वीर फिर उसके माथे पर हाथ फेरने लगता है और परी उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है। वीर, गुड मॉर्निंग परी बेटा। परी, गुड मॉर्निंग पापा। उठ जाओ बेटा और जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता करते हैं। परी बोली, आती हूं। वीर फिर उसके माथे पर किस करता है और उठकर वहां से बाहर आ जाता है। परी अदिति प्रताप सिंह 21 साल की है, जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इंडिया के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना मास्टर्स करना चाहती है और पिछले कुछ दिनों से अपने पापा यानी कि वीर प्रताप सिंह को मनाने की कोशिश कर रही है कि उसे जाने दे, पर वीर मान नहीं रहा है। अंगड़ाई लेते हुए उठती है वो, और जब उसकी नजर घड़ी पर जाती है तो बोली, हो शिट, आज तो ये प्राची मेरी जान ले लेगी। फिर लेट हो गई मैं, और फटाफट उठकर बाथरूम की तरफ जाती है। इधर वीर खामोशी से टेबल पर बैठा परी का इंतजार कर रहा था और किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। श्रुति, क्या सोच रहे हो आप वीर? वीर अचानक से ख्यालों से बाहर आता है, कुछ नहीं कुछ नहीं। श्रुति, क्यों डर रहे हो, उसे जाने दो ना। वीर, नहीं, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। श्रुति, वीर आप ही कहते आए हो ना कि बच्चों को सपने देखने दो और उनकी उड़ान को कभी मत रोको, और आज आप ही। वीर, हाँ तो मैंने मना थोड़ी ना किया है, उसकी लाइफ जो मर्जी करे, हम नहीं रोकेंगे, पर यहीं रहकर करे। श्रुति, पर वीर। वीर, हम किसी की नहीं सुनेंगे। परी, क्या आप लोग सुबह सुबह इस बात को डिस्कस कर रहे हैं? छोड़िए ना माँ, पापा ने मना कर दिया तो नहीं जाएंगे हम आपसे दूर। और आकर श्रुति के गले लगती है। गुड मॉर्निंग माँ। श्रुति उसका माथा चूम लेती है। तीनों बैठकर हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करते हैं और फिर परी वीर और श्रुति को यह बात बताकर कि वो प्राची के साथ जा रही है, निकल पड़ती है घर से। इधर कुछ देर बाद वीर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। श्रुति पूरा घर समेटकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और एक एल्बम निकाल कर देखती है। श्रुति, 20 साल हो गए हैं सबसे बिछड़े। इन 20 सालों में सब कुछ बदल गया। हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए। जैसे कल की बात हो कि वीर से हमारी शादी हुई और फिर अचानक से हम अमेरिका शिफ्ट हो गए। सब बदल गया, और अगर कुछ नहीं बदला तो वीर का हमारे लिए प्यार और उसका साथ है। वीर ने तो जैसे अपने पुराने रिश्तों से पीछा ही छुड़ा लिया हो। ना तो कभी उसने किसी का जिक्र किया और ना ही कभी किसी से कोई कांटेक्ट किया। फिर श्रुति की नजर रोहित और वीर की एक फोटो पर जाती है। कितने खुश रहते थे दोनों, एक दूसरे में जान बसती थी इनकी। और रोहित तो है ही इतना अच्छा, पर शायद अब सबसे मुलाकात शायद ही हो पाए। एक एक करके वो सारी तस्वीर देखती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो एल्बम हाथों में लिए वहीं पर आंखें बंद करके लेट जाती है और नींद की आगोश में चली जाती है। इधर आदिति और प्राची मिलते हैं। प्राची बोली, तेरी ना एक आदत सुधर नहीं सकती है, कभी तो वक्त पर आ जाए कर। आदिति बच्चों सा मुंह बनाकर कान पकड़कर सॉरी बोलती है। प्राची, तुझे ना चाचू ने बिगाड़ रखा है, सर पर चढ़ा रखा है तुझे, रुक जा, आने दे उन्हें, तेरी सारी हरकतें बताती हूँ। आदिति, अब नहीं ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है होगी लेट, पर मेरी बहन गलती तेरी है। प्राची, मेरी गलती? आदिति, अब तू मुझे डांटते हुए ना इतनी प्यारी लगती है ना, तुम्हें तेरी डांट सुनने की वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। प्राची, चल अब मस्का मत लगा, वैसे ही तेरी वजह से देर हो गई है, चल जल्दी से शॉपिंग पर चलते हैं और फिर सबसे मिलना भी है आज।
दोनों फिर शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं और काफी देर तक शॉपिंग के बाद अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाते हैं, जहां वो शाम तक सबके संग ढेरों बातों में लगे रहते हैं। बीस साल बाद अगले चैप्टर का टाइटल। शाम के वक्त प्राची और अदिति एक पार्क में बैठ जाते हैं। प्राची, चाचू मान गए। अदिति, नहीं मान जाएंगे पर वो जल्दी। प्राची, एक बात बता, तुझे क्यों जाना है इंडिया? मतलब यहां रहकर भी तो पढ़ाई कर सकती है ना तू। अदिति बोली, सच बताऊं तो मेरे जाने का मन नहीं है, पापा माँ भाई तू और बाकी सबसे दूर जाने का। पर पता है, पापा से और माँ से इतना सुना है ना इंडिया के बारे में कि खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। मैं वहां की हवाओं में सांस लेना चाहती हूँ, वहां लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ पापा ने जहां के बारे में इतनी तारीफ की है क्या वो सच है। प्राची, ओह, या फिर और कुछ वजह है? अदिति, तेरे दिमाग में ना सिर्फ उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। प्राची, हाँ भाई, अब हमारी बातें क्यों पसंद आएंगी? ये बता कल कब आएगी? अदिति, सुबह ही आऊंगी, पापा सब देर से आएंगे। प्राची, हाँ आ जाना, कहीं पर से देर ना हो जाए तुझे। अदिति, हाँ ठीक है ना, आ जाऊंगी। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक हंसी मजाक करते हैं और फिर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। शाम के वक्त वीर और आदित्य खुश होते हुए घर आते हैं। श्रुति, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं दोनों। आदित्य जाकर श्रुति के पांव छूता है। मां, वो डील फाइनल हो गई है और इससे हमें बहुत फायदा होगा। श्रुति उसे गले लगा लेती है। श्रुति, बस ऐसे ही खूब तरक्की करते रहो। आदित्य, कोई हमारे भी पांव छू लिया कर आशीर्वाद लेने के लिए। आदित्य, हाँ बस इसी की कमी रह गई है ना। अदिति, देख रहे हैं ना पापा आप। वीर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, दोनों खुद ही जानो। आदित्य, वो सब छोड़िए भाई, आज तो पार्टी बनती है। आदित्य, तुझे तो बस पार्टी की बड़ी रहती है। वीर, हाँ ये कह तो सही रही है। आदित्य बोला, पापा किसी और दिन करते ना पार्टी, आज कुछ काम निपटाना है। आदित्य मुंह बनाते हुए बोली, कंजूस कहेंगे, इससे अच्छे तो हमारे चाचू ही हैं। सभी अदिति की इस बात पर हंसने लगते हैं और कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर चाय पीते हैं। रात के वक्त श्रुति को नींद नहीं आ रही थी और वो बस करवट नहीं बदल रही थी। वीर पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? श्रुति, हाँ। वीर फिर उसे अपने पास खींच लेता है और श्रुति उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। वीर, कोई बात है क्या श्रुति? नहीं। और फिर वीर को कसकर पकड़ लेती है। श्रुति, क्या बताएं वीर, आप जानते तो हो दिल का हाल। यहां सब हैं, आप हो, हमारे बच्चे हैं, पर फिर भी बहुत खालीपन सा है वीर। वीर, अब बिल्कुल दिल नहीं करता यहां रहने का। चलो चलो वापस लौट चलते हैं ना। कुछ यूं हम जुदा हो गए अपने वतन, अपने लोगों से, कि पूरी जिंदगी काट दिया जनबियों के बीच। अब बस अब और नहीं। दिल करता है किसी पंछी की तरह उड़कर फिर एक बार लौट जाएं अपने आशियाने की तरफ। चलो ना वीर, एक बार फिर अपने गांव की मिट्टी में रहना है, वहां की बोली अपनानी है, वहां के लोगों से, अपनों से ढेर सारा प्यार करना है। अब बस भी करो ना, चलो लौट चलते हैं। इन्हीं ख्यालों में जाने का उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह वीर बोला, उठ जाइए मैडम, सूरज सर पर आ गया है और आप अभी भी नींद में हैं। श्रुति अंगड़ाई लेती हुई उठती है और पहले वीर को गले लगाकर उसकी गाल को चूम लेती है। गुड मॉर्निंग। वीर, फटाफट चाय पीजिए, हमें निकलना भी है। श्रुति, सुबह सुबह? वीर, 11 बज रहे मैडम, और आदित्य ऑफिस जा चुका है और अदिति भी निकल गई है। श्रुति फिर अपनी नजर घड़ी की तरफ दौड़ाती है। श्रुति, हमने जगाया क्यों नहीं, देखिए कितनी देर हो गई। वीर, रिलैक्स रहिए, दोनों नाश्ता करके गए हैं, आप बस चाय खत्म करके फटाफट तैयार हो जाइए। दोनों बैठकर फिर चाय पीते हैं और श्रुति तैयार होने जाती है। कुछ देर बाद श्रुति नीचे आती है और किचन की तरफ जाती है। वीर उसे गोद में उठा लेता है। श्रुति, क्या कर रहे हो आप? वीर, चुप, बिल्कुल चुप, और उसे लाकर टेबल पर बिठा देता है और फिर अपने घुटनों पर बैठकर वीर बोला, आप आराम से बैठिए, यहां हम ला रहे हैं आपके लिए नाश्ता। श्रुति, वीर बना लेते हैं ना हम। वीर, आप चुप नहीं बैठ सकते हो क्या? श्रुति मुस्कुरा देती है। वीर भी हंसते हुए उठकर किचन की तरफ जाता है। श्रुति आवाज देकर, बना क्या रहे हो आप? वीर, आपका फेवरेट। श्रुति, गर्मा गर्म आलू के पराठे। इतने में ही वीर पराठा, दही और अचार एक प्लेट में डाल कर ले आता है। वीर बोला, फटाफट खाइए और बताइए कैसा बना है। श्रुति फिर एक निवाला तोड़कर वीर की तरफ बढ़ा देती है, पर वीर उसका हाथ पकड़कर वो उसे खिला देता है। श्रुति,
वीर आपके हाथ में जादू है, जादू। वीर शुक्रिया मैडम। दोनों फिर बैठकर नाश्ता करते हैं और फिर वीर प्लेट्स धोकर उन्हें रख देता है। वीर अब जल्दी से तैयार हो जाइए, माँ का कई बार फोन आ चुका है। श्रुति बस 10 मिनट। इधर प्राची के यहां पर। प्राची बोली, शुक्र है आज तो आप वक्त पर आ गई। आदिति, आती कैसे नहीं, आखिरकार हमारे नानू और नानी की 50वीं सालगिरह जो है। प्राची, हाँ भाई क्यों नहीं। फिर अदिति नानू और नानी के पास जाती है। अदिति जाकर दोनों के पांव छूती है और गले लगकर दोनों को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देती है। नानी सरिता जी बोले, कैसी है मेरी गुड़िया, और इतनी कमजोर हो गई, खाना नहीं खाती क्या। अदिति, नानी जी आपको तो हमेशा मैं कमजोर दिखती हूँ। नानी, और तुझे अपनी नानी की याद नहीं आती। अदिति, बहुत आती है नानी, और बहुत मिस भी करी सी नानी को। नानी बोले, हाँ तभी इतने दिनों बाद आई है तू। और मेरा वीर, श्रुति और आदित्य कहाँ है। अदिति, आएंगे थोड़ी देर में। नानी, आज आने दे, बात ही नहीं करूंगी। ये भी कोई बात हुई, इतने दिनों बाद आ रहा है। नाना आलोक जी बोले, अरे बस भी करिए आप, हमारी गुड़िया थक कर आई है, इसे कुछ तो खा लेने दीजिए ना। नानी, अरे मैं तो भूल ही गई, चलो दोनों फिर नानी के साथ किचन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर नानी खुद ही दोनों के लिए प्लेट्स में खाना सर्व करती हैं और प्राची और अदिति पहले एक निवाला नाना और नानी को खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। अदिति, चाचू और चाची कहां पर हैं। प्राची, मार्केट गए, आ रहे होंगे। अदिति बस सिर हिला देती है। दोनों फिर खाना खत्म करके शाम की पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। वीर श्रुति के घर पर। श्रुति, वीर वीर। वीर, हाँ क्या हुआ। श्रुति, आइए तो सही। वीर श्रुति के पास जाता है, कैसी लग रही हो। वीर श्रुति के पास जाकर उसकी आंखों से थोड़ा काजल हाथ में लगाता है और फिर श्रुति के कान के पास लगाकर बोला, किसी की नजर ना लगे आपको। श्रुति, क्या वीर आप भी ना, उम्र देखिए अपनी, बूढ़े हो गए हो और ये बचपना। वीर, क्या यार श्रुति आप भी ना, और यकीन मानिए मैडम जी, आज भी आपकी खूबसूरती कम नहीं हुई है, आज भी आप वैसी हो जैसे पहले दिखती थी। प्यारी सी श्रुति। श्रुति बस मुस्कुरा देती है। वीर फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, चले मैडम। श्रुति और वीर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से निकल पड़ते हैं।